वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर जो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको टारगेट करते हुए एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके हम आपके लिए एक और श्रृंखला लेकर आए हैं। इससे पहले हम माधव श्रृंखला कंप्लीट कर चुके हैं 11 पार्ट में, जिसमें हमने सेक्शन ए को टारगेट किया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आज हम यहाँ पर जो श्रृंखला की बात कर रहे हैं वो है सिंघम श्रृंखला। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है कि आपके अंदर से जो न्यूमेरिकल्स का डर होता है फिजिक्स को लेकर, वो यहाँ पर खत्म करना है। यानी कि जो न्यूमेरिकल का डर बच्चों के अंदर रहता है कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल का पोर्शन हम सॉल्व आउट करेंगे, तो वो सारी चीजें, वो डर जो है वो खत्म हो जाएगा इस सीरीज को जब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट वाइज। आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। हर एक पार्ट में हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आपको 5 न्यूमेरिकल कराएं। तो यानी कि हमने 10 न्यूमेरिकल लास्ट के 2 पार्ट में कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लीज उनको देखिए, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से एकेटीयू अपने क्वेश्चंस पेपर में न्यूमेरिकल पूछती है। ठीक है। और इससे पहले यानी कि जब आप न्यूमेरिकल वाली वीडियो स्टार्ट करें सिंघम श्रृंखला को देखना, तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हमने पूरी फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूले का डिस्कशन किया है यूनिट वाइज। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उन फॉर्मूलोज को नोट कर लें, और नोट करने के बाद जैसे ही आप सिंघम श्रृंखला का कोई भी पार्ट देखने बैठे तो पहले उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। अगर आप सपोज हमने 10 पार्ट में ये श्रृंखला खत्म की, तो आप उनको फॉर्मूलोज को अगर 10 बार रिकॉल करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी फॉर्मूला आपका मिस नहीं होगा, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ कर आएंगे फिजिक्स में। चूंकि आपको 70 में से 21 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं, और ये सेक्शन बी जो होता है, जो कि लास्ट 3 से 4 पेपर में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछा जा रहा है, तो वो आपका 20 मार्क्स ही आपको देता है। यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं, कोई भी 3 आप कर सकते हैं, तो यहाँ से 21 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये इसी को पॉइंट ऑफ व्यू करके मैं श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इस श्रृंखला का लाभ उठा सकें। ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड एक्स रेज आर स्कैटर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। मतलब एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है, वो स्कैटर्ड होती है इस एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर। कैलकुलेट करना है कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, और वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर होकर जो फोटोन गया है उसकी वेवलेंथ यहां पर पूछी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो हर बार की तरह सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या चीजें आपको गिवन है यहाँ पर? एक तो आपको वेवलेंथ दी हुई है 2 एंगस्ट्रॉम, दूसरा यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है। अगर आपने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यानी कि जो स्कैटरिंग किसका, फोटोन का, डेरिवेशन करते हुए फाई लिया है तो फाई आप 45 रख सकते हैं। अगर थीटा लिया है तो थीटा आप 45 ले सकते हैं। तो अगर हमने थीटा को लेकर चलते हैं तो वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है? डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछी है, और आपसे लैम्डा डैश यानी कि जो स्कैटर होके फोटोन गया है उसकी वेवलेंथ यहां पर पूछी गई है। ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पटन इफेक्ट डेरिवेशन, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर होता है, कॉस थीटा। ठीक है। अगर आपने फाई लिया है तो आप फाई ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें वैल्यूज जब हम पुट करेंगे देन वी गेट डेल्टा लैम्डा। ठीक है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू आपको आई होप याद हो गई होगी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन एम नॉट यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू
जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, और 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर हुआ? तो जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे इस पार्ट को, देन यू गेट 0.242 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, जब आप 1 माइनस कॉस 45 को सॉल्व आउट करेंगे तो 0.293 आपको यहाँ पर मिलेगा। देन फाइनली यू गेट डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलेगा आपको 0.007 इंटू 10⁻⁻10, 0.0071, ठीक है। और अगर मैं इसको 10⁻⁻10 है तो यानी कि ये एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा 0.0071 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई। एंगस्ट्रॉम में मैंने इसलिए बदल लिया क्योंकि जब आप इसमें लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चूंकि वो भी एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो इसलिए हमें इजी पड़ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, ऑल्सो वी नो दैट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है। लैम्डा डैश आपसे पूछा गया है तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा अभी हमने फाइंड आउट किया 0.0071 प्लस लैम्डा की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2.0071 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाती है जो कि आपसे पूछी गई थी, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपकी ये हो जाती है। तो दोनों आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज मैंने अपने आप से कैलकुलेटर की मदद से लिखी हैं। फिर भी आपको, चूंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना है, तो प्लीज आप कैलकुलेटर का यूज, कैलकुलेटर से ये वैल्यूज कैलकुलेट करके जरूर देखेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट वहां पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो वैल्यू को कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो जाती है और फिर आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखें। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपका समझ में आया होगा। अगर कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड, कॉम्पटन शिफ्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ कर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ 5048 एंगस्ट्रॉम एंड 5016 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इन द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय ए प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से संबंधित ये आपका न्यूमेरिकल यहां पर पूछा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो लाइंस पर इंच हैं वो 1500 यहां पर दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन है, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वेवलेंथ दी हुई है, ये वेवलेंथ दी हुई है, और लाइंस पर इंच यहां पर दिया गया है। तो सबसे पहले गिवन दैट लैम्डा 1 इक्वल्स टू आपका गिवन है 5048 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और दूसरा आपको लैम्डा 2 दिया हुआ है, यहां पर मैं एक ही रो में यहां पर लिख लेता हूं, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 5016 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है यानी कि n की वैल्यू यहां पर 2 दी हुई है, और लाइंस पर इंच जो है वो दिया हुआ है, लाइंस पर इंच इक्वल्स टू 1500। ये यहां पर आपको गिवन दिया हुआ है, सॉरी 15,000, 1500 नहीं 15,000 है। तो ये आपका लाइंस पर इंच हो जाता है, चूंकि एक इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। तो अगर हम उस तरीके से कन्वर्ट करना चाहें लाइंस पर मीटर, क्योंकि इंच में तो हम वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि यहां पर ये एंगस्ट्रॉम में है, आप इसको इजीली मीटर में बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 0.0254 से। देन यू गेट द 55,051 लाइंस पर मीटर में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी लाइंस पर मीटर में वैल्यू आ गई है। तो यहां से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, डिफ्रैक्शन एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होता है 1 लाइंस पर मीटर, यानी कि 590551, ठीक है। देन यू गेट 1.693 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आपका आ जाता है डी की वैल्यू, ठीक है। चूंकि वी नो दैट
हम जानते हैं फॉर द डिफ्रैक्शन आपका होता है d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन d यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन आपसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया n लैम्डा अपॉन d। अब यहां पर दो आपको वेवलेंथ दी हुई है, एक आपका 5048 एंगस्ट्रॉम है, एक 5016 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां से आपको दो थीटा की वैल्यू मिलेंगी। तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू, यानी कि जिसको हम लैम्डा 1 बोल सकते हैं, 5048 एंगस्ट्रॉम, और ऐसे ही आपका 4 लैम्डा 2 यानी कि 5016 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के लिए हम सॉल्व आउट कर लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 इक्वल्स टू एन की वैल्यू आपकी 2 है, इनटू लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 5048 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। और डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 1.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो साइन थीटा 1 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0.5963। ठीक है, और थीटा 1 आपको साइन का इन्वर्स लेने के बाद 36.61 डिग्री यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पहली वाली वेवलेंथ के कारण जो आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है वो एंगल हो गया 36.61 डिग्री। ऐसे जब हम यहाँ पर साइन थीटा 2 की वैल्यू पॉइंट आउट करेंगे तो साइन थीटा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 5016 एंगस्ट्रॉम, यानी कि मीटर में 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगी, अपॉन 1.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो इट बिकम साइन थीटा 2 इक्वल्स टू, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे देन यू गेट 0.5925, और फाइनली यू गेट थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स जब आप इसका लेंगे तो 36.33 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों जो वेवलेंथ थी उनकी वजह से आपका सेपरेशन, मतलब जो स्कैटरिंग एंगल है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, थीटा 1 और थीटा 2। तो एंगुलर सेपरेशन जो हो जाएगा इन दोनों लाइट्स के बीच का वो कितना हो जाएगा, एंगुलर सेपरेशन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर है जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आप पहले लिख लेंगे और उसको दूसरी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36.61 माइनस 36.33 डिग्री। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे देन फाइनली यू गेट 0.28, यानी कि जो एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन बोथ दीज वेवलेंथ वो है आपका 0.28 डिग्री। आप इसको डेल्टा थीटा के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये एंगुलर सेपरेशन यहाँ पर पूछा गया था, ये इस तरीके से आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट एनर्जी आपको दी गई है फोटोन की 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, मोमेंटम आपसे पूछा गया है, यानी कि P। तो लिखेंगे वी नो दैट यानी कि देखिए जो न्यूमेरिकल का हुआ है ना बेटा वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप इस पूरी सीरीज को देख लेंगे। तो वी नो दैट द मोमेंटम या जो एनर्जी होती है इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम P इंटू सी। ठीक है, तो यहां से अगर आप P निकालेंगे तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन सी यहां से आपको मिल जाएगा। E की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देन यू गेट P इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे यू गेट 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी मोमेंटम की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 यहाँ पर हो जाएगा जूल पर जूल मीटर। हाँ ये सॉरी एक सेकेंड, यूनिट यहाँ पर बाई मिस्टेक गलत हो गई शायद।
ये हो गया जूल और ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल सेकंड पर मीटर। हाँ, ये आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है मोमेंटम। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अगर आपसे सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये आप इस तरीके से फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि फाइंड द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फॉर ए सॉलिड विद कंडक्टिविटी, यहां पर दिया गया है सिग्मा इक्वल्स टू, विद द रिलेटिव परमिविटी दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर गिवन है। तो आपको कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन है वो हम यहां पर लिखेंगे। गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन है, तो सबसे पहले आपको गिवन है यहां पर सिग्मा की वैल्यू जो कि है 10⁻³ सीमेंस पर मीटर। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी 2.5। ठीक है, फिर आपको ई की वैल्यू दी हुई है, ई इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻6 साइन 10⁻⁹ ठीक है, ये हो जाएगा वोल्ट्स पर मीटर। आपसे पूछा क्या गया है, करंट डेंसिटी फॉर द कंडक्टिंग करंट एंड करंट डेंसिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों चीजें आपसे यहां पर पूछी गई हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या चीजें आपको गिवन है। ये चीजें आपको गिवन है, पूछा गया है ये दोनों। तो वी नो दैट जो करंट डेंसिटी होती है फॉर द कंडक्टिंग, वो जे फॉर कंडक्टिंग इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ई। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻³ और ई की वैल्यू आपको दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 साइन 10⁻⁹ ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो G4 कंडक्टर आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁹ साइन 10⁻⁹ तो ये आपके पास आ गया G4 कंडक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट डेंसिटी होती है फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट वो क्या होती है, एप्सिलॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी टी, ये आपका होता है, जो कि हम जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन करते हैं तो तब ये हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी और जो फ्री स्पेस के बीच में परमिटिविटी है उसके बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एप सिग्मा आर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? सॉरी एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, देन डीई अपॉन डी टी यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिग्मा की जो वैल्यू, सिग्मा नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। सिग्मा आर की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 2.5 है ना, इंटू ई की वैल्यू आपको गिवन है डी अपॉन डी टी, अगर हम यहाँ पर रखते हैं वो है आपके पास 4.5 इंटू 10⁻⁻19 साइन 10⁻⁹ ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड कर लेता हूँ तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2.5, फिर यहाँ से आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻19। जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन का तो इट बिकम्स द कॉस और 10⁻⁹ यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप जब जो कि साइन के साथ है 10⁻⁹, इसका करेंगे तो ये 10⁻⁹ बन जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट 9.96 इंटू 10⁻⁻8, ये हो जाएगा कॉस 10⁻⁹। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करंट डेंसिटी फॉर द कंडक्शन करंट और करंट डेंसिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी है जो 7 मार्क्स में पूछा गया है ना, ठीक है। और जैसे पिछला क्वेश्चन था, या तो वो 2 मार्क्स में सिंपल पूछ लेगा, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, या फिर वो किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके इसको दे देता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द 2 लोएस्ट permissibly energy states for an electron which is confined in one-dimensional infinite potential box of width 3.5 into 10 to the power minus 9 मीटर। तो जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीट हुआ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का, कि आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? एक ही वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि है लेंथ L इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ये आपको गिवन है L की वैल्यू, ठीक है। और एनर्जी की जो स्टेट्स हैं वो उसने बोला है 2 लोएस्ट परमिटिविटी, मतलब 2 लोएस्ट परमिजिबल एनर्जी जो है वो 2 स्टेट्स की, यानी कि n इक्वल्स टू एक में 1 होगा और दूसरे में n इक्वल्स टू 2 होगा। ये यहाँ पर पूछा गया है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 E1 पूछा है और n इक्वल्स टू 2 E2 पूछा है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है एनर्जी की। तो हमें पता है वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है En इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 MEL स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब आप डेरिवेशन करते हैं और उसमें जो एनर्जी लेवल आप फाइंड आउट करते हैं फॉर द वन डायमेंशनल बॉक्स, तो वहां पर एनर्जी लेवल जो कि आपका डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। En इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन L का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 वी गेट E1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, h की वैल्यू आप पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर अपॉन 8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और L आपको दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और इसका भी क्या है? होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो आपको यहां पर E1 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 4.914 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, और ये आपके आ जाएगी जूल में, ठीक है। तो E1 की वैल्यू ये आ गई जूल में। अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लेता एनर्जी, यानी कि एक लाइन अगर यहां पर बढ़ा देता वो कि फाइंड द 2 लोएस्ट परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स for an electron which is confined in the one dimension in the electromagnetic form, तो आप इसको कुछ नहीं, सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए फॉर n इक्वल्स टू 2 आपको E2 यहां पर देखने को मिल जाएगा। E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 करेंगे तो इट बिकम्स 4 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो E2 यू गेट, E2 यहां पर आपको मिल जाएगा 19.656 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल्स। ये भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं E1 E2 की, जो कि यहां पर पूछा गया था, वो कभी कभी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो सिंपल आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे बाद वाले से पहले वाले एनर्जी लेवल को, ठीक है। या फिर आप यहां से अगर एक कॉन्सेप्ट को देखें, जब हमने 1 की वैल्यू पुट की
तो n की वैल्यू 1 पुट की तो ये बन गया h²/8mel का स्क्वायर। वहीं पर जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो इट बिकम्स E2 4h²/8mel का स्क्वायर। तो यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो E2 है वो 4 टाइम्स है आपके E1 के, है ना। और अगर हमसे डिफरेंस वो पूछ लेता तो डिफरेंस आप डायरेक्टली लिख सकते थे 4E1 माइनस E1 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ E1। तो कहने का मतलब ये है आप एक वैल्यू निकालें E1 की, फिर आप देख लें कौन सा एनर्जी लेवल उसने पूछा है, उसका स्क्वायर करके नंबर का आप उसके E1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली यहां पर E2 को आप ये भी कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ E1 यहां पर है और इट ऑल्सो बिकम्स दिस। तो यहां पर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, डायरेक्टली आप 4 से मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है उसके लिए आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हम लोगों को बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही है। ठीक है, और इससे जो उद्देश्य हम लेकर चले हैं, एक तो न्यूमेरिकल्स का डर आपके अंदर से निकल जाएगा, दूसरा आपको यूनिवर्सिटी की जो सोच है, किस तरीके से वो न्यूमेरिकल पूछता है, किस कॉन्सेप्ट पर, किस यूनिट से क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी कि अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, अगर आप तीनों पार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको यूनिट वाइज कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जिन पर वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है ना। तो बस यही चीज हमें न्यूमेरिकल्स की पकड़नी है। और बच्चों अगर आप पेपर को एनालाइज करें सेक्शन बी को, है ना, सेक्शन बी को अगर आप देखें तो बेटा 5 क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन से हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा बेटा। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अगर फोकस करें किन्हीं 3 यूनिट पर, उन्हीं के न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से कर लें, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को पकड़ जाएं कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा, तो आप बहुत बेहतर और इजी वे में सेक्शन बी को करके आ सकते हैं, जो कि 21 मार्क्स के लिए बना हुआ है। और 21 मार्क्स मतलब अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो अगर आपने सही किया है स्टेप बाय स्टेप तो 100% यहां पर आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब 7 मार्क्स का है तो 7 आउट ऑफ 7 भी आप यहां से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो स्टेप बाय स्टेप यहां पर मार्किंग होती है। ये मत समझना कि आप कुछ चीज गलत कर आए तो आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा, नहीं, आपको स्टेप मार्किंग यहां पर मिलती है। जैसे यहां पर अगर हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स पूछे गए थे, यानी कि E1 और E2। सपोज आपका E1 सही आया है और बाय मिस्टेक आपने कोई चीज गलत करके E2 की वैल्यू आपकी गलत आ गई, तो ऐसा नहीं है। अगर ये 7 मार्क्स का है तो 3.5 ये कंटेन करता है, 3.5 ये वाले वैल्यू कंटेन करती है, तो आपको समझिए 3.5 तो मिल ही मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन का यही एक सॉलिड बात होती है कि आप अगर कंप्लीट न्यूमेरिकल अच्छे से करके आए हैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स यहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जैसा कि मैं कहता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें और सेक्शन बी और न्यूमेरिकल का जो डर है वो उनके अंदर से ख़त्म हो जाए। देखिए आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंपेयर टू द फर्स्ट सेमेस्टर टिपिकल ही आता है। आप पेपर को एनालाइज कर लीजिए, ये मैं लास्ट 8 से 10 पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ। जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है कंपेयर टू द फर्स्ट सेमेस्टर, उसका लेवल थोड़ा टिपिकल होता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी बेहतर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ मिलते हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इंजीनियर्स गेटवे पर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या आपको नहीं आएगी अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।